My name is Neha Miglani. Today I am going to start the topic of change in demand part 2. In my previous video, I have already discussed the movement in the demand, but now today I am just going to cover the topic of shift in demand. There are two types of change in the demand. First one is the movement in demand, which include extension and contraction in demand. And second one is the shift in demand, and in which there are also two types. So let's start our video with the shift in demand. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Diwakar Education Hub and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from Diwakar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. Now our second type is the shift in demand. Before shift in demand, I'll just going to review about the movement in demand. Movement in demand means when the demand change due to change in its prices only and other factor remain the constant. But in shift in demand, when prices has been neglected but other factors has been changed, then it is called the shift in demand. So shift in demand is due to change in other than prices. जब prices के अलावा आपके other factors में जब change आता है तो उस change को हम shift in demand कहते हैं. इसमें price of the commodity को हम constant remaining the same लेके चलेंगे. सो ये दो तरीके की शिफ्टिंग होती है हमारे पास, इंक्रीजिंग डिमांड एंड डिक्रीजिंग डिमांड. इंक्रीजिंग डिमांड को हम अपवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कहेंगे और डिक्रीजिंग डिमांड को डाउनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कहेंगे. चेंज इन अदर देन प्राइसेस. वो अदर क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपकी डिमांड में शिफ्ट आएगा? वो अदर फैक्टर्स जिसके बारे में हम बार बार कही जा रहे हैं कि उनमें चेंज आएगा तब, और प्राइसेस आप में आपका चेंज नहीं आएगा, तब आपका डिमांड कर्व शिफ्ट करता है. तो वो अदर चीज़ें है क्या है? ए शिफ्ट इन द डिमांड कर्व रेफर्स टू द इफेक्ट of in demand due to change in other factors than prices. So shift in demand take place due to change in वो other factors है हमारे पास. income of the consumer, पहले तो फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, देन एडवर्टीजमेंट एंड देन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड योर एटसेट्रा मे बी एनी अदर थिंग. वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम में चेंज आना मतलब आपका जब इनकम लेवल बढ़ता है या कम होता है तब आपकी डिमांड में जो चेंज आएगा. इनकम बढ़ने से ऑब्वियसली डिमांड आपकी बढ़ेगी, इनकम कम होने से आपकी डिमांड कम होगी. देन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स दो तरीके की होती हैं, सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्सिट्यूट गुड्स लाइक टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे का सब्सिट्यूट है. जब एक की प्राइसेस, टी की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपकी कॉफ़ी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और टी की प्राइसेस कम होगी तो कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो जाएगी. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? जब वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, जब एक दूसरे के बिना वो पूरी नहीं हो सकती है, लाइक पेन एंड इंक. पेन की डिमांड बढ़ेगी तो इंक की प्राइसेस भी बढ़ जाएगी. पेन की डिमांड कम होगी तो इंक की प्राइसेस और डिमांड भी कम हो जाती है. एडवर्टीजमेंट क्या होता है? जब आप एडवर्टीजमेंट लगा के चलते हो, जितनी ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट करोगे आपकी डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी. जितनी एडवर्टीजमेंट कम होती है डिमांड भी कम होती है. गवर्नमेंट पॉलिसी दो तरीके की होती है, एक होती है सब्सिडी, एक होती है टैक्सेस. अगर गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगाती है तो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी. कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, तो प्राइसेस बढ़ने से आपकी डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट की. अगर आपको सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है तो ऑब्वियसली आप प्राइसेस कम करके चलोगे और आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है? अगर उनके टेस्ट फ्लक्चुएट करते रहते हैं तो ऑब्वियसली डिमांड भी उनकी फ्लक्चुएट करती रहती है. अगर कंज्यूमर के जो टेस्ट है वो फ्लक्चुएट नहीं
करते, स्टिक टू ओनली वन प्रोडक्ट, जिनके ऊपर उनको विश्वास होता है तो वो उसी पे ही स्टिक अगर रहते हैं तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड भी उतनी ही बढ़ेगी। तो अब हम इनमें शिफ्ट देखेंगे तो दो तरीके का शिफ्ट होता है डिमांड में, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है डिक्रीजिंग इन डिमांड। इंक्रीजिंग इन डिमांड में आपका डिमांड कब जो होता है वो अपवर्ड को शिफ्ट कर जाएगा, और डिक्रीजिंग इन डिमांड में आपका जो डिमांड कब होता है वो डाउनवर्ड को शिफ्ट करता है। तो सबसे पहले हम इंक्रीज इन डिमांड को हम देखेंगे। इंक्रीज इन डिमांड जो होता है आपका क्या होता है, अपवर्ड शिफ्ट। एंड इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंक्रीज इन डिमांड क्यों होता है, जब आपके इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ जाता है, हाई लेवल ऑफ जब आप एडवर्टीजमेंट कर देते हो, ठीक है। आपका ये पर्टिकुलर सेम जो आपका जो ये सेम डिमांड कब होता है, ठीक है, आपके ये डिमांड का जब आपका यहाँ से मूव कर जाएगा तब हम उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड कब। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, मूवमेंट में आपका सेम डिमांड कब रहता है, आप एक ही डिमांड कब पे एक्सटेंड करते हो और कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। बट आपका जो शिफ्ट में क्या होता है, आप दो डिमांड कब आपके बन जाते हैं, आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे या फिर आप नीचे की तरफ उस डिमांड कर्व की तरफ शिफ्ट करते हो, ठीक है। तो ये किस तरीके से शिफ्ट होता है ये मैंने आपको ये बताया। देखो प्राइसेस आपके सेम रहेंगे, आपकी डिमांड पहले इतनी थी, सेम प्राइसेस पे आपने जब डिमांड को बढ़ा दिया, ठीक है, तब आपका नया डिमांड का फॉर्म्ड हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड। इसको हम एक लाइव वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे हमारा इंक्रीज इन डिमांड, जिसमें हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इंक्रीज इन डिमांड में हम देखेंगे टेबल सेम ही रहेगा, आपकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे बस। ये हमारा प्राइस होता है, यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी होती है, ठीक है। आपका इंक्रीजिंग में क्या होता है, आपका पहले एक इस प्राइस लेवल पे, ठीक है, मान के चलो आपकी 100 प्राइस लेवल है, ठीक है। इस प्राइस लेवल पे आप जो है 15 क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे पहले आप, तो यहाँ पे आपका एक डिमांड का फॉर्म्ड हुआ है डी। आपकी जो इंक्रीज इन डिमांड में हमने क्या देखा है कि आपकी जो डिमांड, आपकी जो प्राइसेस है वो सेम रहती है, सेम प्राइसेस पे आप डिमांड को बढ़ा देते हो, सेम प्राइसेस पे आप डिमांड को बढ़ा दोगे। जब आपका ये चीज़ बन जाएगी, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी सेम प्राइस लेवल पे, अदर फैक्टर्स की वजह से आप डिमांड को बढ़ा रहे हो, तब आपका नया डिमांड का फॉर्म होता है। जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड कर्व, D1 क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड कब होता है, जब आपकी प्राइसेस सेम रहती हैं बट अदर फैक्टर्स में जब चेंज आएगा, और इसमें आपका जो डिमांड का वो होता है वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसमें ये हमारा सेम डिमांड का वो होता है। ये क्यों होता है, इसके क्या रीज़न है, जब आपकी इनकम फॉल कर जाएगी और लो लेवल ऑफ आपके जब एडवर्टीजमेंट होते हैं, उसकी वजह से आपका जो डिमांड कब है वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इस शिफ्ट दो इस तरीके से होगा, आप यहाँ डिमांड कब पे थे बट आपकी इस टाइम पे प्राइस सेम प्राइसेस पे आपने डिमांड को कम कर दिया, आपकी डिमांड नहीं फॉर्म्ड हो गई, तो वहाँ से आपका नया डिमांड कब बन जाता है, उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग डिमांड। इसको हम एक लाइव वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम देखेंगे डिक्रीज इन डिमांड कर्व। इंक्रीज में हमने क्या देखा है कि आपका डिमांड कर्व ऊपर की तरफ मूव कर गया, ठीक है, शिफ्ट कर गया। अब हमने क्या देखना है, डिक्रीज में क्या होता है। डिक्रीज में हमारी ये सेम प्राइस लेवल होती है और ये हमारी क्वांटिटी होगी। इस प्राइस लेवल पे आपने Q1 क्वांटिटी की आपने डिमांड रखी थी, ये आपका डिमांड का बना। सेम प्राइस लेवल पे आपने एकदम से डिमांड को कम कर दिया, ठीक है, Q2 डिमांड हो गया आपकी सेम प्राइस लेवल पे, तब आपका यहाँ से नया डिमांड का फॉर्म्ड हो गया। इस डिमांड कर्व से आप नीचे को डिक्रीज़ कर गए, तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड
शिफ्ट में हमेशा दो तरीके का शिफ्ट होता है, एक होता है इंक्रीजिंग शिफ्ट, एक होता है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में आप इस डिमांड कर्व से नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाओगे, और इंक्रीजिंग में क्या होता है, आप इस डिमांड कर्व से ऊपर की तरफ इंक्रीज कर जाओगे। ये तब होता है जब आप डिमांड को इंक्रीज करते हो, ये तब होगा जब आपको डिमांड को जब आप डिक्रीज कर देते हो। शिफ्ट और मूवमेंट में सिर्फ दो ही फ़र्क है। आपकी जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट में आप क्या करते हो, आपका दो डिमांड कर्व फॉर्म्ड होंगे, ये चीज़ याद रखनी है आपने। और मूवमेंट में आपका कोई भी नया डिमांड कर्व नहीं बनता है। आप सेम डिमांड कर्व पे ऊपर की तरफ जा रहे हो या नीचे की तरफ जा रहे होते हो। और जो मूवमेंट होती है वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी प्राइसेस में चेंज आता है, और शिफ्ट तभी होता है जब आपकी प्राइसेस सेम रहती है और अदर फैक्टर्स में जब चेंज आएगा। नाउ कंक्लूजन क्या है हमारा? कंक्लूजन हमारा यही है इसमें कि देखो, डिमांड कर्व आपका चेंज होता रहता है, बट उसके चेंज होने के तरीके दो तरीके हैं। आपका जो लॉ ऑफ डिमांड आपको यही एक्सप्लेन करेगा कि आपके प्राइस और डिमांड का रिलेशन चलता है। प्राइसेस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइसेस के कम होने से डिमांड आपकी बढ़ती है प्रोडक्ट की। बट लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये चीज़ें भी देखी हैं, अदर फैक्टर्स भी कुछ होते हैं जो आपके डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्राइसेस में चेंज आने की वजह से होता है। जब आपके प्राइसेस के अलावा जब आपके अदर फैक्टर्स में जब चेंज आएगा, उसमें आपका डिमांड कब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, उसको हम शिफ्ट बोलते हैं इन डिमांड का। वो दो तरीके से हमने डिस्कस किया है, इंक्रीजिंग शिफ्ट एंड डिक्रीजिंग शिफ्ट। और जब आप प्राइसेस में चेंज आने की वजह से, सिर्फ प्राइसेस में चेंज आने की वजह से आपके डिमांड का में एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन जब होती है, तब हम उसको बोलते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व, ठीक है। So this is all about our today topic, and I hope you will all understand what are the these change in demand. By this our topic is complete now. In my next video I am just going to complete our last topic of the demand, that is the demand forecasting. And demand forecasting is a very important topic for the examination purpose also. देखो, ये डिमांड और सप्लाई जो होते हैं ये बहुत ही लेंथी टॉपिक होते हैं, इनको करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि दिस इज़ द बेस ऑफ अवर economics, and by this we can't handle the other parts of the economics like production, cost, revenue, profit, interest, wages, any other things which are being discussed under the economics. So basic focus should be taken on the demand and supply. If you thoroughly understand this topic, you can easily understand the other topics of the economics also. So thank you so much.